डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, औद्योगिकरण अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें उद्योग धंधों की बहुलता होती है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है एवं मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है। कह सकते हैं कि यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। इसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, किंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचनाओं अर्थात सड़क, परिवहन, संचार व्यवस्था एवं ऊर्जा के विकास की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था में सुधार भी लाता है। वास्तव में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद यूरोप के अन्य देश भी औद्योगिकरण की राह पर चल निकले। एशिया में औद्योगिकरण की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। इसके फलस्वरूप उद्योग धंधों, व्यापार आदि में आशातीत वृद्धि देखी गई। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व औद्योगिकरण पर बल देता नजर आया। इससे जहां आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है, वहीं विदेशी निवेश में भी वृद्धि होती है। आयात निर्यात को बढ़ावा मिलने एवं विदेशी निवेश में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। औद्योगिकरण विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी सहायक होता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हर प्रकार की सुविधा एवं छूट के कारण वस्तुओं की निर्माण लागत को कम किया जाता है। इस तरह आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी औद्योगिकरण अत्यंत लाभप्रद है। भारतीय औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन बताते हैं कि इंग्लैंड की आरंभिक समृद्धि में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही आरंभिक समृद्धि आगे चलकर भारत के औद्योगिकरण का आधार बनी। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय व्यापारियों की पकड़ ढीली थी। ब्रिटेन के युद्ध में उलझे होने, जहाजरानी की सुविधाओं की कमी तथा विरोधी देशों के साथ व्यापार बंद हो जाने के कारण भुगतान संतुलन या आयात निर्यात के व्यापार का संतुलन तथा उसके मूल आधार प्रभावित हुए। ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में आई अस्थायी कमी ने देशी उद्योग को प्रेरित किया, जिसने भारतीय बाजार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कदम उठाए। इससे देशी उद्योग को अत्यधिक बल मिला। पाई प्राचीन युद्ध की समाप्ति तक सूती कपड़ों का भारत में गिनतीवार आयात घटकर मामूली सा रह गया। इसी बीच थल सेना तथा जल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरिंग से संबद्ध कंपनियां उभर आईं। लोहे और इस्पात, कागज तथा सीमेंट में भी भारत ने अपनी आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति शुरू कर दी। यद्यपि भारतीय उद्योग एवं पूंजी पर ब्रिटिश नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई थी, पर दो विश्व युद्धों के बीच के काल में भारतीयों ने उद्योगों के कामकाज में अधिक भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस दिशा में सबसे उल्लेखनीय प्रगति वर्ष 1924 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा की गई, जब टाटा के प्रबंधन के तहत जल विद्युत परियोजनाएं चालू हुईं। अनेक भारतीयों ने जूट और सीमेंट के उद्योगों में कदम रखा। चीनी तथा कागज उद्योग में भी अनेक भारतीय कंपनियां उभरीं। यद्यपि ब्रिटिश
फौरम आगे रही, किंतु विदेशी आयात में कमी होने से मुख्यतः घरेलू बाजार की आवश्यकताएं पूरी करने वाले भारतीय उद्योगपतियों के दायरे में भी विस्तार हुआ। इस समय जो महत्वपूर्ण उद्योगपति उभरे उनके नाम थे बिड़ला, बंधु, करमचंद थापर, डालमिया, जैन तथा टाटा। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगपति भी थे जो मुख्यतः पारसी थे। इनमें से बहुतेरे विगत अतीत में जहाजरानी व्यापार तथा बैंकिंग गतिविधियों के पारंपरिक माध्यमों से संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे। इनमें से अधिकांश ने ये पारंपरिक धंधे जारी रखे तथा साथ ही नए उद्योगों में भी पूंजी लगाई, जो अक्सर ही ब्रिटिश पूंजी के सहयोग में होती थी। अब यह सवाल उठा कि इन उद्योगों के प्रति सरकारी नीति क्या हो। नए उद्योगों को इसी मुद्दे पर समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदेशी पूंजी युद्ध के कारण आई तेजी का फायदा उठाना चाह रही थी। भारत में पूंजी लगाने की होड़ लगी हुई थी और इस बढ़ी हुई प्रतियोगिता, विशेषकर विदेशी पूंजी से प्रतियोगिता के सामने अनेक नए भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग चरमरा गए। इन उद्योगों ने राज्य द्वारा संरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। इस बात का महत्व इसलिए और भी था क्योंकि यह मांग ऐसे समय उठाई गई जब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का ज्वर तेजी से बढ़ रहा था। 1920 तथा 1930 के दशकों में संगठित राजनीतिक प्रतिरोध की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न मोर्चों पर होने वाले आंदोलन भी शामिल थे। साम्राज्यवादी सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह भारत के आर्थिक विकास के हित में कदम उठाए। भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने सरकारी नीति में परिवर्तन तथा संरक्षण दिए जाने की मांग की, जिसे कांग्रेस के नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। वर्ष 1923 में विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से मांग की कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए नीति बनाई जाए। बाद के वर्षों में अनेक टैरिफ बोर्ड, फिस्कल कमीशन आदि स्थापित किए गए और उन्होंने भी यही सिफारिश की कि ये उद्योग संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हैं। ब्रिटिश नीति के साथ साथ भारत में औद्योगिक विकास को प्रभावित और अवरुद्ध करने वाले अन्य कारक भी थे। ये थे विदेशी निवेश, औद्योगिक संगठन एवं वित्त का स्वरूप। जहां तक भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत की बात है तो यह 1856 ईस्वी में तब हुई जब पहली बार भारत में रेलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा धन इकट्ठा किया गया। भारत में विदेशी पूंजी के निर्यात के साथ ही वित्तीय पूंजी के दौर का प्रारंभ होता है। अन्य दूसरी बातों के साथ ही इसका यह अर्थ भी था कि भारतीय बाजार पर कब्जा करने के बाद भी असंतुष्ट ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने बाजारों में मुनाफे की गिरती दरों के कारण अब भारत में अपनी पूंजी लगाने तथा सस्ते भारतीय श्रम के उपयोग द्वारा माल का उत्पादन करने का निर्णय ले लिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके उद्देश्यों का जन कल्याण दूर का भी रिश्ता नहीं था। पाई पैराचेंज अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए ही सही भारत में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देकर एक तरह से इनके सुनहरे भविष्य की नींव रखनी शुरू कर दी थी। 1850-55 ईस्वी के काल में पहला सूती वस्त्र कारखाना व पहला पटसन कारखाना स्थापित होना इसी बात पर बल देता है। धीरे धीरे भारत में औद्योगिकरण का
विकास होता गया। 1881 ईस्वी में टीटागढ़ नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में राज्य का पहला कारखाना स्थापित किया गया। स्टॉप।